था। हम ऐसे ही बोले थे, हमने कहा था अभियान चलेगा। और जिस दिन मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी रिकॉर्डिंग है, उसमें क्लियर है ये सारी बातें कि मैंने कहा था कि ये फेजिंग नहीं चलेगा, फेज़ में पहला फेज़ अभियान का ही होगा। तब तक हम सरकार को मौका देंगे कि वो राजस्व की क्षतिपूर्ति के उपाय निकाल लें। इस बीच में स्वचेतना से लोग अभियान में शामिल हों और शराब छोड़ें, और फिर धीरे धीरे सरकार जब राजस्व की क्षतिपूर्ति के रास्ते निकाल ले तो पूर्ण शराबबंदी और नशाबंदी की ओर राज्य जावे। नशे में तो कोई राजस्व मिलता ही नहीं है, नशे में तो सिर्फ बर्बादी है। नशे में तो कार्रवाई ठीक से करनी है, क्योंकि नशा बिना संरक्षण के नहीं होता। इसमें नीचे के बहुत लोअर लेवल के प्रशासनिक कर्मचारी, अधिकारी और पुलिस का कंट्रोल होता है। बड़े अधिकारी शामिल रहते हैं, ऐसा मेरे को समझ में नहीं आया है, लेकिन नशे के बारे में जो समझ में आया है कि वो बहुत ही नीचे के लेवल पे चलता है। इसलिए इस पर तो कंट्रोल करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब रही शराब की बात, इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपको मेरा साथ देना है इसमें। मीडिया मेरे साथ है, बहुत अच्छी तरह से साथ है, और इसलिए वो चिंतित भी है कि दीदी ने नहीं, ये शराब माफिया ने फैलाया है कि मैंने अपना स्टैंड बदल लिया। ये आप ध्यान रखिएगा, और बहुत सावधान रहना पड़ेगा हमें और आपको कि वो ऐसा दुष्प्रचार करेंगे बीच बीच में। नहीं, मैं यही बोली हूँ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैं अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे अभी मैं आपसे बोल रही हूँ, देखिए मेरे एक अंगरक्षक पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मोबाइल में रिकॉर्डिंग चल रही है, ताकि मैं भी अपने शब्द से बदल ना जाऊँ। तो इसलिए राजस्व तो मिल रहा है नंबर 1 की शराब से, नंबर 2 से तो नहीं मिल रहा ना, और नंबर 1 से ज़्यादा तो नंबर 2 की शराब है, उसका राजस्व तो पॉलिटिशियंस को मिल रहा है, जनता को तो नहीं मिल रहा है। तो उस पर तो रोक लगे, उस पर तो ठीक से कार्रवाई हो। मतलब फेजिंग जो मैं कह रही हूँ ना, कि फेज बनाओ इसके। दूसरे, कहाँ शराब होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, ये लिखा है एलडीएम बिल्कुल, कौन से स्थानों पर निषिद्ध होनी चाहिए, तो जो निषिद्ध स्थान है वहाँ नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें विधायकगणों को पहल करनी चाहिए, और इसलिए मैंने विधायकों के घर में, चूँकि मैं हिमालय में थी ना उस समय पर, तो गंगा जल भिजवाया मैंने। अब गंगा जल से बड़ी चीज़ और क्या हो सकती, कॉल धरवा दिया समझ लो गंगा जल ही, कि आपने अपनी विधानसभा में कम से कम जिन स्थानों पर वर्जित है उतनी दुकानें बंद कराओ, और खुद भी मत पियो। अब तो हमने एक और बना दिया है कि जो पीते होंगे उनसे हम व्यवस्था में कोई सहयोग नहीं लेंगे। जैसे किसी ने कहा कि आपका कार्यक्रम होना है महिलाओं का, महिलाओं को आगे किया ना मैंने, इसे पंडाल, हमने कहा पंडाल बनो, जो पंडाल का ऑफर करा है जरा देख लो वो पीता है क्या, तो नहीं चाहिए, खुले में बैठो, पेड़ के नीचे बैठो। और अपनी तपस्या से, तपोबल से मैंने महिलाओं को कहा आगे आओ। उसका कारण है कि सरकार का भी हमको हौसला बढ़ाना पड़ेगा ना। हम ऐसे सरकार से करवा देंगे तो अब सफल नहीं होती, हरियाणा में सफल नहीं हो पाई थी। मेरे सामने 3 उदाहरण है ना, मुझे थोड़ा लंबा समय देना, क्योंकि मैं जिस दिन मैंने भोपाल में प्रेस करी थी उसके बाद ये दूसरी प्रेस है सागर की, और घर के लोग बैठे हैं। 3 उदाहरण हैं, ऐसे उदाहरण तो बहुत हैं लेकिन 3 दे रही हूँ। एक गुजरात का जो आज तक चल रहा है, लेकिन गुजरात की खूबी ये है कि वो तटीय राज्य है और सीमा से लगा हुआ राज्य है, समुद्र तट है और सीमा है, तो सीमा से अपने आप विकास होता है, रोड बनते हैं ना मिलिट्री के लिए, और समुद्र तट होने से हज़ारों साल का व्यापारिक आदान प्रदान होता है, तो वो चलता है, आज भी चल रहा है, आधुनिक युग में भी चलता है वो। तो उनको राजस्व की हानि नहीं होती उतनी, क्योंकि उनके राजस्व के बहुत रास्ते होते हैं। दूसरा उदाहरण हरियाणा का है, वो फेल हो गया था, नहीं हो पाया था और बंद हो गया था। तीसरा बिहार का है, जिसमें नीतीश ने हिम्मत करी, लेकिन उसमें भी उनको 2-3 साल लगे पूरा तैयारी करने में। इसलिए तो मैं तैयारी करने में शिवराज जी का साथ दे रही हूँ, क्योंकि शिवराज जी और वीडी शर्मा शराब के उतने ही खिलाफ हैं जितनी मैं हूँ। कोई शराब के पक्ष में नहीं है, ना ज्योतिरादित्य, लेकिन ये देखना है कि राजस्व की इतनी बड़ी कमी आ जाएगी कि हम तो केंद्र सरकार की योजनाओं की मैचिंग राशि भी नहीं दे पाएंगे। फिर खाली ऐसा नहीं है कि हमारी योजनाएं रुक जाएंगी, जो केंद्र सरकार की मैचिंग ग्रांट होती है 40, 50, 60, वो भी नहीं दे पाएंगे, अब वो भी रुक जाएगा सारा काम। हाँ, और उसमें गरीब लोगों को ही लाभ होना है, तो उसके रास्ते भी निकालें हम, और तब तक हम इस अभियान को चलाएं। मैं फिर इसी शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, अभियान को चलाएं, और हम वास्तव में बहुत गंभीरता से, हम अब नीतीश कुमार का मैं सबसे व्यवहारिक, मतलब नीतीश कुमार मध्य प्रदेश का एक जैसा हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि लोग नहीं पीते, अभी उनके एक मंत्री पकड़े गए, आपने देखा होगा, एक मंत्री पकड़े गए उनके, लेकिन नीतीश ने एक बात कह दी थी और वो अड़ गए अपनी बात पे। उन्होंने कहा कि ठीक है, शराबबंदी के बाद भी पी लोगों ने,
मेरे विधायकों ने भी पी, उन्होंने कहा 2-3 साल पहले भी उन्होंने कहा था, मेरे मंत्री भी पीते हुए पकड़े गए। लेकिन एक अंतर समझ लो कि जब बंद नहीं की थी तो राजा की तरह पीते थे, अब चोर की तरह पी रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं, हंसी उड़ रही। तो इसलिए जो व्यक्ति इसके लिए तैयार हो जाए कि ठीक है निंदा झेल लेंगे, उपहास झेल लेंगे, हंसी ठट्ठा झेल लेंगे, लेकिन जो निर्णय किया उस पर, मुझे लगता है मध्य प्रदेश उस भूमिका पे आ सकता है, बिहार एक आदर्श उदाहरण बन सकता है। लेकिन इसके लिए फिर मैंने आपको कहा कि हमें राजस्व की क्षतिपूर्ति के उपाय निकालने पड़ेंगे, नहीं तो राज्य की सारी योजनाएं ठप्प पड़ जाएंगी। और कारण मैं बता रही हूँ, वो 7,000 करोड़ आपको दिख रहे हैं, वो लगभग 30-40 हज़ार करोड़ की व्यवस्था करने वाला 7,000 करोड़ है। क्योंकि कई योजनाओं में तो सिर्फ 15% मैचिंग ग्रांट देना पड़ता है, कई में 10% देना पड़ता है, कई में 40% देना पड़ता है, बाकी राशि केंद्र से मिलती है। लेकिन अगर आप वो राशि नहीं दोगे तो वो भी बंद हो जाएगी। तो हम तो 30-40 करोड़ को डैमेज कर सकते हैं इस राशि के बंद हो जाने से, 30-40 हज़ार करोड़ को, और उससे बहुत सारे काम हमारे बंद हो जाएंगे। जैसे रूरल डेवलपमेंट के जितने काम हैं, तो आपका कहना ये है कि मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है जो शराबी से चल रही है, कोई आय का साधन नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि शराब से आने वाला जो राजस्व है उसकी क्षतिपूर्ति का उपाय निकालते हुए हमें क्रमिक शराबबंदी की ओर बढ़ना चाहिए, जिसमें पहली चीज़ होनी चाहिए कि नंबर 2 की बंद हो जाए, दूसरी होनी चाहिए कि लोग स्वचेतना से छोड़ें, और तीसरी होनी चाहिए कि राजस्व की क्षतिपूर्ति के रास्ते निकलें। कोई शराब से नहीं चल रही, कोई केंद्र की योजना से नहीं चल रही, कोई राज्य की योजना से नहीं चल रही। देश हमेशा अपने नागरिकों की शक्ति से चलता है, किसान और मजदूर की ताकत से चलता है, व्यापारी के अपने उद्यम के प्रयास से चलता है। सरकार तो उसमें एक सप्लीमेंट्री की भूमिका में होती है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, रियली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और आपके मन में तड़प है इस बार, आपने अच्छा, हाँ, और शराब के कारण बहुत परेशानी है, अपने महिलाएं मायके में रहती हैं, सब बेचने के पति मारते हैं। आपके में तो सवाल करते ही आपकी पीड़ा समझ गई थी, क्योंकि आपके मन में जो आक्रोश है वो उन्हीं महिलाओं को, कि मेरे को भी मेरी भतीजी ने बताया, जिसको मैंने ये काम सौंपा हुआ है, वो टीम में है महिलाओं की, उसके घर में काम करने वाली जो महिला है वो बोली ऐसे आंचल अपना उठा निकाल के, तो उनके चरण छूना चाहती हूँ मैं दीदी के, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा पति पी के आता है, मारता है, पैसे देता नहीं, और मैं भी जो कमाती हूँ वो छीन लेता है। और उसने कहा ऐसी हमारे पूरे भोपाल की झुग्गी झोपड़ियों की महिलाओं की व्यथा है, और गांव में तो मैं कहे भर दूँ तो महिलाएं तुमुल नाद करती हैं। तो आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ ना कि हरियाणा जैसा हो जाए, मैं चाहती हूँ बिहार जैसी स्थिति में हम आ जाएं, बस इतनी सी बात है। उत्तर प्रदेश के बंगाल में चुनाव में और राम और दुर्गा के नाम पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो आप हिंदुत्व नेता के रूप में नहीं, मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि विकास होवे, विकास ही मुद्दा है बंगाल का, विकास इन लॉर्ड। हाँ, मैं जाऊँगी दीदी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो चीज़ पर बयान दिया है, मैं जाऊँगी और बहुत दिन रहूँगी। मुख्यमंत्री मैं इंतजार कर रही हूँ, होलाष्टक होली हो जाए, होलाष्टक हो जाए। उनके बयान का मुख्यमंत्री कमल पटेल तो कोई बात, उन्होंने माफी मांग ली ना। कमल पटेल आपका क्या विषय? कमल पटेल कहाँ के मुख्यमंत्री? नहीं, अच्छा, वो तो तीरथ ने कहा ना बाबा। उनके बयान का समर्थन किया है कि मध्य प्रदेश में भी नहीं, लेकिन तीरथ सिंह रावत ने माफी मांग ली, चैप्टर क्लोज हो गया। उनने माफी मांग ली, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कई लोग तो मांगते ही नहीं है, पता है, वो कुछ ना कुछ और कहते जाएंगे और उसमें और फंसते जाते हैं। तो इसलिए तीरथ सिंह रावत है सीधा आदमी, जिसको सूदरा बोलते हैं ना बुंदेलखंड में, सूद पकड़ने वाला, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत पुराना कार्यकर्ता, प्रदेश का अध्यक्ष रहा, विद्यार्थी परिषद में रहा, बहुत एजुकेटेड है। तो उसने शालीनता और भारतीय जनता पार्टी के एक सही कार्यकर्ता के चरित्र का परिचय दिया, माफ़ी मांग ली। कांग्रेस बार-बार आरोप लगा रही है, कांग्रेस बार-बार भाजपा पर आरोप लगा रही है लोकतंत्र की हत्या, और उसके लिए में सम्मान में एक कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। इमरजेंसी का जो पाप कांग्रेस ने किया है वो 1 लाख साल तक दुनिया के इतिहास में, पुराणों में, मतलब अभी के जो पुराण लिखे जाएंगे ना बाद में, उसमें भी लिखा होगा। कम से कम कांग्रेस को मुंह से शोभा नहीं देता कि वो लोकतंत्र का नाम ले। लेकिन दीदी, अब तो उन्होंने माफी मांग ली राहुल गांधी ने, उससे क्या होता है? जैसे आपके मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली, उससे क्या होता है? नहीं, उसमें फ़र्क है, नहीं उसमें फ़र्क है। तीरथ सिंह रावत ने कमेंट किया है ड्रेस कोड पे, लेकिन जो लोग मरे थे इमरजेंसी में और लाखों लोग जो जेल में बंद किए गए थे, वो राहुल के गांधी के माफ़ी मांगने से उनकी जिंदगानियाँ, उनकी जवानियाँ वापस लौटेंगी? कितने लोग टॉर्चर से मारे गए थे, कितने महिलाएं मरी थी, कितने पुरुष मरे थे। राजमाता विजया राजे सिंधिया को 2.5 साल पागल औरतों के साथ रखा गया था, और कैसे वो उसको झेली थी। मेरा तो उनसे परिचय नहीं था तब,
लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने कितने कष्ट उठाए थे उस समय पे। इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि माफ़ी मांगने, देखो माफ़ी जैसे होता है ना, डिस्प्यूट सॉर्ट आउट होता है ना, तो 307 तक का होता है, 302 का नहीं होता, ये ध्यान रखना, वो सॉर्ट आउट नहीं होता कभी। ये पर आखिरी सवाल था, दमोई लोग में उपचुनाव है। हाँ। और ऐसा हम जीतेंगे और हमारा जो सहयोग मांगेगी भाजपा हम देंगे। बुंदेलखंड की आप कद्दावर नेता ये बेचारा पता है बहुत देर से पूछा तो उसको बोल रहे हैं, शरीफ आदमी है, बोल। शिवराज जी ने कहा है कि होली घर पर मनाई जाएगी, ये हम नारा देंगे, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हम होली मनाएंगे और कोरोना खत्म होने की प्रार्थना करेंगे, तो इसको लेके आपका क्या कहना है? कोरोना एक ऐसी चीज़ है कि उसको लगना होगा तो वो लग ही जाएगा, तो इसलिए वो नहीं मानेंगे इस नियम को, अपने ही लिए नहीं मानेंगे अच्छी बात नहीं है। कोरोना कोई कोड नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। कोरोना एक डेंजर है, एक खतरा, एक चेतावनी है पूरी मानवता के लिए। और कब किसको लग जाएगा, देखो आप देखते रहे हो, जवान लोग मरे हैं, कितने महत्वपूर्ण लोग मरे, कितना नुकसान हुआ, और हर राजनीतिक दल के लोग मरे हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों में मैं भी कांग्रेस के लोगों को कहूँगी कि हुज्जत मत किया करो और बातों में करो। चलो दमोह में चुनाव लड़ो ना, लड़ते हैं वहाँ पर, कोरोना में क्या लड़ना। और क्या, बुंदेलखंड अलग से राज्य बनना चाहिए। मध्य प्रदेश के लोग इसके साथ ख़त्म कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के लोग इसके समर्थन में नहीं हैं। और ये बात मैंने उत्तर प्रदेश में जब मैं सांसद थी तो मैंने ये बात आ गई थी वहाँ पे, क्योंकि हमारी पार्टी छोटे राज्यों को मानती है। छोटे राज्य से प्रशासनिक व्यवस्थाएं गरीब आदमी के दरवाजे तक पहुँचती हैं, उसका एक एडवांटेज होता है। और उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने संगठन की दृष्टि से इसको मान्यता देते हुए पृथक बुंदेलखंड संगठन बना दिया था बीजेपी का, और उसका अध्यक्ष बाबूराम निषाद को भी बना दिया था। लेकिन स्थिति आ गई कि बुंदेलखंड का नक्शा कितना हो, और मध्य प्रदेश के लोगों ने कहा कि हम तो धरने पे बैठ जाएंगे लेकिन हमें अलग नहीं होना। तो आप ज़बरदस्ती राज्य नहीं बना सकते, जन समर्थन जरूरी होता है। इसलिए बुंदेलखंड के जो आंदोलनकारी हैं, पहले वो ये निश्चय कर लें कि उनको इसके पक्ष में माहौल कैसे बनाना है, तब तक मैं राजनीतिक दृष्टि से उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती।